सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन। एक्चुअली कार्ल मार्क्स पे बोलने के लिए मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कार्ल मार्क्स को समझना, जितना उन्होंने लिखा है और जितना उनके बारे में लिखा गया है, वो सारा पढ़ करके इतना समझना कि आप एक स्पष्ट तरीके से सही बोल सके और कुछ गलत ना बोले, वो थोड़ा कठिन है। और मुझे नहीं मालूम कि मैंने इस तरीके से उन्हें समझा है या नहीं। कार्ल मार्क्स को जो मैंने समझा है वो एज एन इकोनॉमिस्ट समझा है, क्योंकि अभी बात हुई कि कार्ल मार्क्स फिलोसोफर भी थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे और उन सबसे बढ़ के क्रांतिकारी थे। तो पूरी उनकी, और शायद विनीत जी ने ये भी कहा कि उन्हें पूरी तरीके से समझ के केवल एक हाथी पे 5 अंधे अपना अपना हाथ रखते, वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में जो कहना चाहूंगी वो एज एन इकोनॉमिस्ट कहना चाहूंगी। मैं वहीं से शुरू करती हूँ जो विनीत जी ने बात कही थी। 2 बातें कही थी, एक तो उन्होंने लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के बारे में कहा था और दूसरा उन्होंने समाजवाद के बारे में कहा था। और कार्ल मार्क्स की समाजवाद की क्या कल्पना थी इस पर उन्होंने कुछ कहा था। और ये चारों ही वक्ताओं ने मेरे पहले कहा है कि कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि इस दुनिया को समझना काफी नहीं है, इसे बदलना होगा, और ये सबसे बड़ी बात थी। तो इस दुनिया को बदलने की, इस समाज को बदलने की और कैसे बदला जाएगा उसके बारे में भी बात हो चुकी है। सोनी जी बोले हैं कि वो सामंतवाद और दास प्रथा और सामंतवाद और पूंजीवाद और उसके बाद में समाजवाद, उसी को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहती हूँ कि एक समाज के बारे में एज एन इकोनॉमिस्ट जो एक मार्क्सिस्ट धारणा है वो ये है कि कुछ लोग जब साथ में रह रहे हैं तो उनके उस साथ में रहने को हर दिन हर क्षण रिप्रोड्यूस किया जाता है। थोड़ा सा उसको आसान शब्दों में हम समझने की कोशिश करें तो एक दिन हम जिस भी तरीके से तैयार होके काम पे जाते हैं, काम से आके, अभी नहीं, लॉकडाउन के पीरियड में नहीं, लेकिन ऑर्डिनरीली काम पे जाते हैं, काम से वापस आते हैं, घर में आके खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में आराम करते हैं, ये हमारा एक दिन दूसरे दिन फिर से रिप्रोड्यूस होता है और दूसरे दिन फिर से काम पे जाने के लिए हमें तैयार होना पड़ता है, खाना खा के, सो के, विश्राम करके, ताकि हम दूसरे दिन फिर से काम। तो पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है। और ये रिप्रोडक्शन जो होता है, इसके अंदर, इस रिप्रोडक्शन के भीतर 3-4 चीजें महत्वपूर्ण रहती है। एक तो ये कि टेक्नोलॉजी क्या है, प्रोडक्टिव फोर्सेस क्या है, किस तरीके से चीजें रिप्रोड्यूस होती हैं, और दूसरा ये कि जब चीजें रिप्रोड्यूस होती हैं तो उसमें भाग लेने वाले जो स्त्री और पुरुष हैं वो आपस में किस तरह से जुड़ते हैं, उनके बीच में किस तरह के प्रोडक्शन रिलेशंस हैं। तो प्रोडक्टिव फोर्सेस और प्रोडक्शन रिलेशंस जो है वो डिफाइन करते हैं कि सिस्टम को फिर से किस तरह से रिप्रोड्यूस किया जाए। और रिप्रोड्यूस करने के बाद में कार्ल मार्क्स का बहुत ही क्लियर कैपिटल 2 में, मतलब कैपिटल के दूसरे भाग में वो था कि ये स्टेशनरी सिस्टम नहीं है कि आप आज जिस तरीके से है उसी तरीके से कल रिप्रोड्यूस होंगे, उसी तरीके से परसों रिप्रोड्यूस होंगे। इस रिप्रोडक्शन के भीतर एक विकास होता है, प्रोडक्टिव फोर्सेस का विकास होता है, और प्रोडक्टिव फोर्सेस का विकास होने के साथ साथ आपस के प्रोडक्शन रिलेशंस में भी बदलाव आता है। और ये प्रोडक्टिव फोर्सेस का विकास और प्रोडक्शन रिलेशंस में जो बदलाव आता है उसके चलते समाज में बदलाव आता ही है। लेकिन इस बदलाव को आने में एक भूमिका रहती है रहने वाले लोगों की। उस भूमिका की बात, क्लास की बात और वर्ग संघर्ष की बात
स्पेसिफिक तरीके से कार्ल मार्क्स ने कही थी, और वर्ग संघर्ष की बात सोनी जी ने कही थी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कार्ल मार्क्स का जो मोड ऑफ प्रोडक्शन की स्टेजेस उन्होंने बताई थी, वो मोड ऑफ प्रोडक्शन की स्टेजेस में सामंतवाद से, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की ओर जब हम ट्रांजिट करते हैं, मतलब एक समाज व्यवस्था फ्यूडलिज्म की है और उसके बाद में हम पूंजीवाद की समाज व्यवस्था में जब जाते हैं, तो वो समाज व्यवस्था में जाने का अर्थ होता है कि प्रोडक्टिव फोर्सेस यानी टेक्नोलॉजी जो है प्रोडक्शन की, वो अपने आप में चेंज हुई है। और जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो साथ साथ में प्रोडक्शन रिलेशंस भी चेंज होते हैं। और पूंजीवाद के बाद में समाजवाद पे आने के पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि पूंजीवाद का ही एनालिसिस मार्क्स ने किया था बहुत डिटेल में, तो ये जो प्रोडक्टिव फोर्सेस और उस प्रोडक्टिव फोर्सेस के साथ में स्त्री पुरुषों के प्रोडक्शन करने में जो रिलेशंस बनते हैं, उस प्रोडक्टिव फोर्स और प्रोडक्शन रिलेशंस से जो इकोनॉमिक बेस तैयार होता है, उस इकोनॉमिक बेस के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर तैयार होता है, जिसमें कि समाज की धारणाएं, रिलीजन, पॉलिटिक्स और लोगों के आपस में इंडिविजुअल और पर्सनल रिलेशंस शामिल किए जाते हैं। तो ये जो सुपर स्ट्रक्चर तैयार होता है, वो बेस के आधार पे तैयार होता है। बल्कि ऐसा भी उसको हम और एलैबोरेट करें तो सुपर स्ट्रक्चर और बेस के बीच में भी एक तरह का डायलेक्टिक्स होता है कि सुपर स्ट्रक्चर से बेस बदलता है, बेस से सुपर स्ट्रक्चर बदलता है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात जो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में बहुत हमेशा से कायम रहती है, वो ये कि इन प्रोडक्शन रिलेशंस के बेसिस पे समाज में लोगों के आपस के सोशल रिलेशंस तैयार होते हैं। और स्त्री पुरुष के सोशल रिलेशंस, कास्ट के सोशल रिलेशंस, राजनीति के सोशल रिलेशंस, राजनीति के पॉलिटिकल रिलेशंस, इस सब का आधार रहता है कि एक्चुअल जो चीजों का प्रोडक्शन, मटेरियल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, उसमें लोग बाग इन रिलेशंस में जुड़े रहते हैं। तो पूंजीवाद के इस दौर में जो कि अभी है, इस दौर में प्रोडक्शन रिलेशंस को डिफाइन किया जाए तो प्रोडक्शन रिलेशंस इस तरीके से है। और हालांकि उसके अंदर बहुत सारा मिक्स्ड दूसरे स्टेजेस भी है, सामंतवाद के स्टेज भी मिक्स्ड है पूंजीवाद के साथ में कई सारे देशों में, अफ्रीका के और एशिया के। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन करके हम केवल पूंजीवाद की बात करें तो पूंजीपति लोगों के पास में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके पास में पूंजी है। पूंजी को वो कन्वर्ट करते हैं मशीन में, बिल्डिंग में, जमीन खरीद के, जमीन निकाल लेके फैक्ट्री बनाने में, और उसी पूंजी से वो श्रम को खरीदते हैं। तो पूंजीपति और श्रम के बीच में ये जो रिलेशन है कि पूंजीपति की पूंजी से श्रम को खरीदा जाता है, और जो श्रमिक है वो अपने श्रम को पूंजीपति को बेचता है। इस प्रोडक्शन रिलेशंस के आधार पे पूरे समाज का ढांचा बाद में तैयार होता है। और ये प्रोडक्शन रिलेशन जो है, जिसके अंदर की चंद पूंजीपति लोगों के पास में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और बहुत सारा श्रमिक वर्ग जो है उसके पास में श्रम छोड़ के और कुछ नहीं है, इस प्रोडक्शन स्ट्रक्चर में गैर बराबरी निहित है। और गैर बराबरी जो प्रोडक्शन रिलेशंस में निहित है, वो सारी की सारी गैर बराबरी राजनीति और समाज के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। और प्रोडक्शन रिलेशंस में स्त्री पुरुष के बीच की जो गैर बराबरी है, वो समाज में बाद में स्त्री पुरुष की गैर बराबरी में रिफ्लेक्ट होती है। तो ये गैर बराबरी जो पूंजीवाद का बहुत बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये उसके प्रोडक्शन रिलेशंस में निहित है। और यदि उससे आगे बढ़ के हमें अगले स्टेज में जाना है, समाजवाद में जाना है, तो इन प्रोडक्शन रिलेशंस को ब्रेक करना होगा, इसे तोड़ना होगा। और मार्क्स के अनुसार ऐसे प्रोडक्शन रिलेशंस को आप थोप नहीं सकते। प्रोडक्शन रिलेशंस जो है वो प्रोडक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। इसलिए जब प्रोडक्टिव फोर्सेस इतने डेवलप हो जाएंगे कि ये पूंजीवाद के प्रोडक्शन रिलेशंस
उन प्रोडक्टिव फोर्सेस के साथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे तो अपने आप की समाज व्यवस्था बदलेगी, टूटेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास स्ट्रगल और मजदूरों के संघर्ष का उसमें रोल नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन रिलेशंस जो होते हैं, जब आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो आप वस्तु प्रोड्यूस करने के साथ साथ अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो मजदूरों के अंदर क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, तब वो वर्किंग क्लास बनता है वर्किंग पीपल से, और वर्किंग क्लास का एक अहम रोल होता है पूंजीवाद को समाजवाद में बदलने का। लेकिन उसके बाद में जो बात कही थी, जो अभी विनीत जी ने नहीं कही और सोनी जी ने भी नहीं कही, कि पूंजीवाद के बाद में जो समाजवाद की स्थिति आती है, और समाजवाद का हम पहला प्रिंसिपल ये देखें कि पूंजीवाद के भीतर जो व्यक्ति के पास में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप रहती है, उसको खत्म करके समाजवाद के भीतर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो वेल्थ है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसके ऊपर पूरे समाज का अधिकार होगा, एक व्यक्ति विशेष का नहीं। तो इस तरह का इकोनॉमिक बेस जब तैयार होगा जिसके अंदर की मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे पूरे समाज का अधिकार होगा, तब श्रम शक्ति और पूंजी श्रमिक वर्ग और पूंजीपति के बीच का जो क्लास डिफरेंस है, वो क्लास डिफरेंस खत्म होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात मार्क्स ने ये कही थी कि समाजवाद जो है, इट इज बॉर्न फ्रॉम द वूम्स ऑफ कैपिटलिज्म। वो कैपिटलिज्म की कोख से पैदा होता है, और कैपिटलिज्म की कोख से जब पैदा होता है तो उसके जो मार्क्स है पैदा होते समय, वो समाजवाद में कायम रहते हैं। इसलिए समाजवाद में आप आर्थिक प्रोडक्शन रिलेशंस को बदलने के बावजूद लोगों की मानसिकता को उस तरीके से एक क्षण में, एक दिन में क्रांति होकर के जार को हटा के समाजवाद स्थापित हो सकता है, लेकिन एक दिन में लोगों की मानसिकता चेंज नहीं हो सकती। और समाजवाद के भीतर पूंजीवाद के द्वारा इनहेरिट किए गए बहुत सारी वैल्यू सिस्टम बहुत लंबे समय तक कायम रहेगी, और उसके बाद में जब इस लंबे समय तक आपने प्रोडक्शन के बेस को चेंज कर दिया है, तो लोगों की मानसिकता बदलेगी, तब व्यक्ति विशेष बदलेगा, और उसकी कल्पना उन्होंने साम्यवाद के रूप में कही थी। तो समाजवाद और साम्यवाद का भेद मार्क्स के दिमाग में बहुत क्लियर था, और जिस व्याख्या को विनीत जी ने बताया कि साम्यवाद वो समाजवाद की नहीं, वो साम्यवाद की व्याख्या थी, कि वहां पे एक व्यक्ति जो है उसे अपने पास में जो कुछ है उस पे ओनरशिप की फीलिंग नहीं होगी, उसे लगेगा कि ये चीज मैं इस समाज को दे सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। साम्यवाद की जो कल्पना है उसके अंदर मार्क्स ने जो कहा है कि स्त्री पुरुष हर व्यक्ति का फुल डेवलपमेंट की उसको आजादी मिलेगी, वो अपनी पर्सनालिटी को, अपने स्किल्स को, अपने स्वभाव को, अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी सकेगा। और इस साम्यवाद के समाज में वो अपने काम को काम नहीं समझेगा, उसे अपना काम एक व्यक्ति के लिए ये रहता है काम करने के बाद में हम अपने आप को आराम दें, एंटरटेन करें, लेकिन काम उस व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज होगी। वो काम उस तरह का काम नहीं होगा जो कि पूंजीवाद में 8 घंटे एक श्रमिक करता है, या समाजवाद में भी 8 घंटे या 8 घंटे जाकर के श्रमिक काम करता है। ये साम्यवाद की जो कल्पना थी, जिसके अंदर की उन्होंने व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध, व्यक्ति का नेचर से संबंध, और व्यक्ति का अपने काम से संबंध, इस समाज को रिप्रोड्यूस करने में जो ये संबंध बनेंगे, ये कल्पना अपने आप में बहुत ही मतलब बहुत, मैं मार्क्स के डेफिनेशन में कहूंगी कि वो बहुत ज्यादा रोमांटिक व्यक्ति रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा रोमांटिक व्यक्ति ही ऐसे संबंधों की, ऐसे समाज की, इस तरह के पिक्चर की कल्पना कर सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, जबकि वो पूंजीवाद की उस स्थिति में रह रहा है जहां पे हर व्यक्ति को ये सिखाया जाता है कि तुम अपने सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ ध्यान दो, तुम अपनी प्रगति करो। और हम जो पूंजीवाद में बड़े हुए हैं और अभी रह रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने सेल्फ इंटरेस्ट की रक्षा करता है, अपनी भलाई की बात देखता है या अपने परिवार की भलाई की बात देखता है, और यदि हो सके तो काम चुराएगा, यदि हो सके तो करप्शन करेगा। कोई व्यक्ति अपने आप में
ईमानदार और दुनिया को, समाज को अपना देखने वाला होता ही नहीं है। ये समाज ऐसे यदि व्यक्ति है तो वो बिरले व्यक्ति हैं, वो इस समाज के साधारण व्यक्ति नहीं है। समाज के साधारण व्यक्ति वही हैं जो आपस में लड़ेंगे, जो चीजों के लिए, जो संपत्ति के लिए झगड़ा करेंगे, जो अपनी छोटी छोटी सुविधाओं के लिए झगड़ा करेंगे, और उनके अंदर इस तरह का एक, तो इस तरह के समाज में रहते हुए एक ऐसे समाज की कल्पना करना जहाँ पे कि व्यक्ति पूरी तरीके से चेंज हो गया, और वो बदला अपने प्रयत्नों से नहीं है, वो इसलिए बदला है कि समाज बदल गया और समाज में उसकी जगह बदल गई है। समाज बदल गया और समाज में उसकी जगह बदल गई है, और समाज में जो आपस के प्रोडक्शन रिलेशंस है वो इस तरह के बन गए हैं कि उस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस, उस व्यक्ति का जीवन की तरफ देखने का पूरा नजरिया जो है वो एक ऐसा नजरिया हो गया है जिसकी कल्पना करना भी हम लोगों के लिए, बावजूद इसके कि हमने मार्क्स की उस कल्पना को पढ़ा है, हमारे लिए अभी भी वो कल्पना करना बहुत ही कठिन है। और इतिहास में जो हमने देखा है वो समाजवाद के लिए किए गए कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं। साम्यवाद की कल्पना ही कर रही है अभी तक, साम्यवाद को रियलिटी में उतारने की कोशिश भी अभी कोई करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। लेकिन वो सपना और वैसे समाज के बारे में सोचना जरूरी है किसी भी प्रकार के प्रोग्रेस के लिए, किसी भी प्रकार के सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए। तो ये मोड ऑफ प्रोडक्शन के साथ में जो साम्यवाद और समाजवाद की कल्पना मार्क्स ने की, कितना टाइम है मेरे पास अभी, थोड़ा सा है, उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ी बात जो खुद मार्क्स ने कही थी वो ये कि मार्क्स का लिखा हुआ जो है वो कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर की तरह नहीं है कि उसको बदला नहीं जा सकता, बल्कि मार्क्स ने ये कहा था कि आने वाली जनरेशन मेरी लिखी हुई चीजों में बहुत सारी गलतियां भी निकालेगी और उसे बदल के अपने समय के अनुसार मॉडिफाई करेगी। कुछ बेसिक धारणाएं जो है, जैसे कि समाजवाद की यदि ये बेसिक धारणा है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, नेशन की वेल्थ के ऊपर पूरे समाज का अधिकार रहे, ये धारणा कायम रहेगी। लेकिन उसके आगे समाजवाद कैसे लाया जाए और समाजवाद और प्रोडक्शन रिलेशंस और प्रोडक्टिव फोर्सेस के क्या आपस के संबंध होंगे, ये मार्क्स का लिखा हुआ इतिहास ने गलत प्रूव किया। क्योंकि क्रांति जब सोवियत यूनियन में आई तब सोवियत यूनियन के प्रोडक्टिव फोर्सेस उतने ज्यादा प्रगति नहीं कर चुके थे, जर्मनी के प्रोडक्टिव फोर्सेस प्रगति किए थे, और सब लोग मार्क्स की थियरी के अनुसार ये सोच रहे थे कि जर्मनी में क्रांति आएगी। लेकिन जर्मनी में जब क्रांति नहीं आई तो लेनिन ने मार्क्स की थियरी को विकसित किया, मार्क्सिस्ट फिलोसफी के साथ में, मार्क्सिस्ट प्रैक्टिस के साथ में, मार्क्सिस्ट रिवोल्यूशनरी स्पिरिट के साथ में उस थियरी को विकसित किया और इंपीरियलिज्म की बात की, वर्ल्ड रिवोल्यूशन की बात की, और वर्ल्ड रिवोल्यूशन और इंपीरियलिज्म के बाद में उन्होंने कहा कि क्रांति के लिए हम जर्मनी की और ताक लगाए नहीं बैठे रह सकते। यदि हम रशिया में क्रांति कर सकते हैं तो हम रशिया में क्रांति करेंगे, जबकि वहां उस तरीके से श्रमिक वर्ग विकसित नहीं था और प्रोडक्टिव फोर्सेस विकसित नहीं थे। तो लेनिन ने किसान और श्रमिक के जुड़ने की बात कही, वर्कर प्रेजेंट अलायंस की बात कही, और क्रांति एक ऐसे देश में लाई जो कि मार्क्सियन थियरी के अनुसार अभी परिपक्व नहीं था क्रांति लाने के लिए। लेकिन लेनिन से बड़ा मार्क्स का और अच्छा स्टूडेंट कोई हो नहीं सकता। तो मार्क्स को अपने समय के अनुसार बदल के उसकी थियरी को डेवलप करने के लिए लेनिन के अनुसार उतनी गहराई से पढ़ने की, समझने की, और फिर वस्तुस्थिति के अनुसार मार्क्सिस्ट थियरी को बदलने की काबिलियत होना जरूरी है। और हम सब लोग तो बहुत साधारण लोग हैं, लेकिन हम इस थियरी को समझें और लेनिन ने जिस तरीके से उसको डेवलप किया उसको समझें, और आज की परिस्थिति में हम मार्क्स की थियरी से कैसे समाजवादी क्रांति की ओर
आगे बढ़ सकते हैं, ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात पहले कही जा चुकी है, इसलिए उसको मैं बहुत ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करूँगी। लेकिन पूंजीवाद एक ऐसी स्थिति में आ पहुँचा है, जो कि पूंजीवाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय एक ऐसी स्थिति में आ गया था, जबकि उसमें बहुत बड़ा क्राइसिस था और इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज आपस में लड़ रही थी, वॉर थी। और इस क्राइसिस के समय लेनिन ने अपॉर्चुनिटी देखी कि समाज को बदला जा सकता है। तो 2008 के बाद से पूंजीवाद में जो क्राइसिस आया है और जो अभी तक कायम रहा, और कोविड-19 ने जिस तरीके से सारे साम्राज्यवादी देशों को तहस-नहस कर दिया है, इस क्राइसिस के समय लेनिन के नजरिए से हम देखें तो एक अपॉर्चुनिटी है। और वो अपॉर्चुनिटी उन विकसित देशों के श्रमिक वर्ग के लिए भी है, और हिंदुस्तान के श्रमिक वर्ग के लिए भी है, और अफ्रीका के छोटे छोटे देशों के भी श्रमिक वर्ग भी नहीं मैं कहना चाहूंगी, बहुत सारे लोग जो कि वर्किंग पीपल जिनको लेनिन ने कहा, उन सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि इस गैर बराबरी के समाज को बदल के हम समाजवाद की क्रांति की और अपनी तरफ से जितना प्रयत्न कर सकते हैं वो करें, और फिर उस समाज की कल्पना करें जिसकी की मार्क्स ने की थी। धन्यवाद।